हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स का एक चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, किस तरीके से इसमें आवेश और आवेश के गुण, आवेश के गुणों से उत्पन्न प्रभावों की हम क्या करेंगे, विवेचना करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में हम इस बात की परिचर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या रहता है। तो देखिए बेटा, आज इस वीडियो में हम जो कंप्लीट करना चाहेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हम पूरा करेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी और थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद में है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। यानी आज के ये जो 4 पॉइंट हैं ये हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है और उसकी थ्योरी क्या क्या है, क्या क्या प्रचलन में है, और उसके बाद में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। तो आज के ये 4 पॉइंट जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम बिना देरी किए हुए और हम इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात आती है इंट्रोडक्शन की पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो अब इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर जो सबसे पहले एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, आप जानते होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक ब्रांच होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? तो इन दिस ब्रांच वी आर स्टडी अबाउट, in this branch we are study about charge, study about charge and its effect, and its effect, and its effect। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं बेटा? चार्ज की स्टडी करते हैं, और चार्ज से जो जो इफेक्ट जनरेट होते हैं उन सब की स्टडी हम किस में करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म may be divided into the 2 parts on the basis of the motion of charge। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे बेटा? तो यहाँ पर देखेगा मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट के अंदर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मोशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मोशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होता है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा पार्ट जो हमारा होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्लियर है क्या? पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन दिस ब्रांच स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट कंडीशन। इसके अंदर हम चार्ज की स्टडी करेंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन में करेंगे बेटा? इन रेस्ट कंडीशन। इसके अंदर चार्ज कौन सी कंडीशन में रहेगा? रेस्ट कंडीशन में रहेगा। यानी कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज जो है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज क्या है? 0 रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन इन मोशन कंडीशन, स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन कंडीशन। तो डायनेमिक्स जो वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है, उस पार्ट के अंदर हम चार्ज की स्टडी करेंगे। और चार्ज कौन सी कंडीशन में होगा बेटा? मोशन की कंडीशन में होगा। अब चार्ज की जो मोशन कंडीशन है
वो भी दो टाइप की हो सकती है। चार्ज की जो मोशन कंडीशन है वो दो टाइप की हो सकती है, कि उसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो सकता है, उसका वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट हो सकता है, और उसका वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल हो सकता है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। तो यानी कहने का मतलब चार्ज के मोशन के बेसिस पे भी हम ये कह सकते हैं कि चार्ज की जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली ब्रांच है वो भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक में चार्ज होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा, और एक के अंदर चार्ज जो है वो वेरिएबल वेलोसिटी से क्या करेगा बेटा, मोशन करेगा। अब एक बात को देखिए पहले, अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि यहां पर क्या कहता है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक तो ये हो गया, और एक आपकी वेलोसिटी क्या होगी, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब इनके बारे में कुछ बातें हम और पढ़ेंगे। अब यहां देखो, सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आएगा, क्या कहानी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स नोट करते जाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस बाई टू इन बाई इंट्रैक्शन ऑफ टू, बाई इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से हम देखें तो हम क्या लिखेंगे, दूसरा एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहां कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड बाई इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड्स, टू मैग्नेटिक, टू मैग्नेटिक फील्ड्स, टू मैग्नेटिक फील्ड, टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, 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 प्रोड्यूस मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक। क्लियर है क्या। तो यहां पर देखिएगा, एक बात समझना कि हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है, तो हम ये कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। और दो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट बात, चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजेबल
चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड produced मैग्नेटिक फील्ड यानी कहने का मतलब अगर चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जो चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यानी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट के अंदर चेंज हो रही है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और चेंजेबल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और चेंजेबल मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अगली कहानी, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कितने पार्ट होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन चार्ज कौन सी कंडीशन में होता है? मोशन कंडीशन के अंदर होता है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज की स्टडी करते हैं, जिसमें चार्ज कौन सी कंडीशन में होता है? रेस्ट कंडीशन में होता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर हम चार्ज की स्टडी करते हैं, जिसमें चार्ज मोशन कंडीशन में होता है। तो चार्ज की जो मोशन कंडीशन है उसके अंदर भी वेलोसिटी दो तरीके की हो सकती है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है और वेलोसिटी वेरिएबल हो सकती है। तो इसको हम देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की। और ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यानी सिंपल सी बात क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर it produce electric and magnetic effects। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है और वो क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होने का कारण क्या है? जनरेट होने का कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ये जो इफेक्ट हैं वो क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में कौन बताता है? तो हम ये कहते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज गिवन बाय विलियम गिलबर्ट। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं विलियम गिलबर्ट, उन्होंने टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बताया कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पर दूसरी जो कहानी है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, एल्जेब्रिक साइन ऑफ चार्ज करना बेटा, सम की जगह एल्जेब्रिक साइन ऑफ चार्ज। एल्जेब्रिक साइन ऑफ चार्ज किसने दिया है? एल्जेब्रिक साइन ऑफ चार्ज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने दिया है बेटा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। गिवन बाय
बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होती है किसी भी मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है, और जो क्या प्रोड्यूस करता है, जो आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया, उसमें विलियम गिलबर्ट ने बताया। और एल्जेब्रिक साइन ऑफ चार्ज गिवन बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, किस वैज्ञानिक ने दिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। इसके बाद में नेक्स्ट बात हम करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है। तो यहाँ पर कहता है कि इफ बॉडी, इफ एनी बॉडी लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन, इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस बॉडी गेन, बॉडी गेन, बॉडी गेन पॉजिटिव चार्ज, बॉडी गेन पॉजिटिव चार्ज। यहां पर गेन सबसे अब कंफ्यूज नहीं हो तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई बॉडी, बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देती है तो उस कंडीशन के अंदर बॉडी बिकम्स, ऐसे कर देता हूं, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव चार्ज डिनोटेड बाय प्लस, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव जो चार्ज है वो डिनोट किया गया किससे, चार्ज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय प्लस, डिनोटेड बाय प्लस। किससे लिखते हैं पॉजिटिव चार्ज को, प्लस से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर कहता है वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ कहते हैं पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू होती है प्लस ई, यानी कहने का मतलब प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पर ये देखिएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा, इफ बॉडी, इफ एनी बॉडी, इफ एनी बॉडी, बॉडी गेन, गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, gain of electrons due to this, due to this body becomes, becomes, becomes negatively charged, body becomes negatively, negatively charged। ठीक है, और क्या है, नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय माइनस। अगला है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, चार्ज डिनोटेड, डिनोटेड बाय, नेगेटिव चार्ज डिनोटेड बाय माइनस, नेगेटिव चार्ज को माइनस से डिनोट किया गया है। वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज है माइनस ई, इसका मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ पर एक जनरल बात और समझनी है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है, ध्यान से समझना, एक बात आपको समझनी है और ये पॉइंट भी यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखो क्या कहता है, बॉडी पर, बॉडी पर चार्ज, बॉडी पर चार्ज
इलेक्ट्रॉन्स के गेन और लॉस के कारण जनरेट होता है, आता है कर देता हूं, आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज उनकी नेचर के कारण आता है, नेचर से डेवलप होता है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो है, वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण आएगा या इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण, यानी बॉडी इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करेगी या गेन करेगी। यदि लॉस करती है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करती है नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, उनकी खुद की नेचर के कारण ऐसा होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली बात, आप मेरे साथ लिख भी रहे हैं, साथ के साथ उतार भी रहे हैं, तो देखें बेसिक प्रॉपर्टी में। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज is a derived quantity। इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इट इज डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन करंट एंड टाइम। करंट एंड टाइम किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी और इट डिपेंड्स ऑन करंट एंड टाइम। ये किस पर डिपेंड करती है बेटा? कैसी क्वांटिटी है? आप कह रहे हो डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप जानते हो, ऑन द basis of the dependency any physical quantity may be classified into the two parts. First is the fundamental quantity and second is the derived quantity. Fundamental quantity क्या होती है? दो type of the quantity which is not depend any other quantity is called fundamental quantity. Derived quantity क्या होती है? दो type of the quantity which is depend on the फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। ये 11th में आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक चार्ज किस पर डिपेंड करती है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज डिपेंड करती है करंट और टाइम पर। आपने 10th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया था बेटा? आई टी हो गया था। तो ये आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला निकल करके आया, Q इक्वल टू आई टी। क्यू क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा। क्यू क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है। ठीक है, दूसरी बात, आई क्या है? आई यहाँ पर क्या है? करंट है। आई यहाँ पर क्या है? करंट है बेटा। और टी यहाँ पर क्या है? टाइम है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किस पर डिपेंड करता है? करंट और टाइम पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सेकंड बात करते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल
फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या आएगा बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा m0 l0 t1 a1। m0 l0 t1 a1 फॉर्मूले से ही देखिए बेटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा q इक्वल टू आई इंटू टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा q इक्वल टू आई इंटू टी। तो q का आप जानते हो, तो यहाँ पर जो करंट है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0 a1। ठीक है, ये करंट का हो गया। और समय का क्या हो जाएगा बेटा? m0 l0 t1। m0 l0 t1 दोनों को कंबाइंड करके आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा m0 l0 t1 a1। ये आपका पॉइंट बना। ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? m0 l0 t1 a1। नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इट इज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। ओबेज वेक्टर एडिशन लॉ। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्यों है ऐसा? क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या होता है, ये मैंने वेक्टर में पढ़ा है, उसके अंदर आप देखेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगला पॉइंट आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ पर देखिएगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहानी है। कहानी ये है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, तो यहाँ पर कहता है कि SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? वो होती है आपकी बेटा कूलाम। क्या होती है बेटा? कूलाम होती है, कूलाम। ठीक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगी? कूलाम हो जाएगी। इट इज ए बिग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, so we can use in general many small units। हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसकी एक बड़ी यूनिट है। कौन? कूलाम। कूलाम जो है वो बिग यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो हम क्या करते हैं, जनरल रूप में हम लोग इसकी छोटी यूनिट का क्या करेंगे बेटा? इस्तेमाल करेंगे। जनरल के अंदर हमें इसकी छोटी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखिएगा आगे की कहानी समझिएगा। तो यहाँ पर कहता है, देखो बड़ी यूनिट क्यों है, क्या कारण है बड़ी यूनिट का? तो बड़ी यूनिट क्यों है, देखो इसमें ध्यान देंगे। कूलाम, वन कूलाम के बारे में हम बात करते हैं। 1 कूलाम बड़ी यूनिट है, इसलिए हम छोटी यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। तो छोटी यूनिट में क्या होगा? जैसे छोटी यूनिट में हो गया 10⁻⁴ मिली कूलाम,
1 मिली कूलाम का मतलब 10 की पावर -3 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 10 टू की पावर -6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम, इसका मतलब 10 टू की पावर -9 कूलाम। 1 पिको कूलाम, इसका मतलब 10 टू की पावर -12 कूलाम। ये सारी कहानी इसके अंदर है। 1 कूलाम में अगर देखें तो क्या होता है 1 कूलाम, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज प्रेजेंट, प्रेजेंट ऑन 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलाम। 1 कूलाम क्या कह रहा है, 6.25 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो 1 कूलाम के इक्वल होता है। देखो एक जनरलाइज फॉर्मूला है, पहले उसको देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट किया गया है। Q इक्वल टू क्या होता है, NE होता है, ये फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा बेटा। Q इक्वल टू NE होता है। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी दे रही है 1, और E का अपन ने वैल्यू अभी पढ़ा 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 इंटू 10 टू की पावर 19 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या बच गया 1.6। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10 की पावर 18 लिख दें, और इसका डेसिमल पॉइंट अभी हमने रिमूव नहीं किया है। जब इस डेसिमल पॉइंट को हटाओगे तो ये 100 बन जाएगा। 100 इंटू 10 टू की पावर 18 हो गया बेटा, और इसको डिवाइड करेंगे 16 से, तो आंसर जो निकल करके आएगा 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18। तो ये कहता है कि 6.25 इंटू 10 टू की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 कूलाम चार्ज के बराबर होता है। यहाँ तक की बात क्लियर है, 1 कूलाम चार्ज के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि चार्ज जो है यानी 1 कूलाम जो है वो बड़ी यूनिट है, इसलिए हम इसकी छोटी यूनिट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट बिगेस्ट यूनिट कर देता हूँ, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज या यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो बिगेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो है आपकी फैराडे। वो क्या है आपकी फैराडे। एक फैराडे, 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम, यानी 96,500 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, चार्ज प्रेजेंट ऑन, चार्ज प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन, ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स is called, is called, is called 1 फैराडे, 1 फैराडे। अब 1 मोल में कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है बेटा, 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, इतना हो जाएगा 1 मोल के अंदर। अब यहाँ पर क्या कहता है, Q इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाओ, एनी क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 कूलाम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 96,500 कूलाम। अप्रॉक्सीमेट है ये, अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू आएगी। तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फैराडे होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम कहते हैं फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। ठीक है, हम ये कहते हैं सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिखते हैं। देखो, कुछ ईएसयू लिखते हैं, कुछ स्टेट कूलाम भी लिखते हैं, स्टेट कूलाम भी लिखते हैं। ठीक है, और कुछ इसको फ्रैंकलिन भी लिख देते हैं, फ्रैंकलिन भी लिख देते हैं, फ्रैंकलिन भी लिख देते हैं। ईएसयू क्या होता है? ईएसयू का मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स यूनिट, ईएसयू का मतलब। ठीक है, और यहाँ पर देखें, एक कूलाम इक्वल टू क्या होता है? एक कूलाम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। एक कूलाम में इतना होता है बेटा, 1 कूलाम इक्वल टू किसके इक्वल होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू के इक्वल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। यहाँ पर एक होता है ईएमयू, ईएमयू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू 1 ईएमयू। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमयू में हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगा? 1 ईएमयू इक्वल टू 1 ईएमयू इक्वल टू होता है 10 कूलाम, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको एब कूलाम भी बोलते हैं, एब कूलाम भी बोलते हैं। एब कूलाम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा आपका ईएसयू। ये क्या हो जाएगा? ईएसयू। तो ये इनकी वैल्यूज हैं, ये आपको याद रखनी है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये सब बातें नेक्स्ट हम अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। क्या कहता है? चार्ज इज डिपेंड, it depends on mass, but mass not depends on चार्ज। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो मास पर डिपेंड करता है, लेकिन मास जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कहानी क्या है कि एक साइंटिस्ट हुए हैं हेनरी कैवेंडिश एक्स अट्रैक्शन रिपल्सन लॉ। according to this law same charge repels to each other and opposite charge क्या होगा बेटा? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, अपोजिट चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। यानी कहने का मतलब, अगर मैं कह दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज अब एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पर रिपल्सन होगा। ठीक है, ये कहता है कि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वो रिपल्सन होगा बेटा। यानी क्या होगा? रिपल्सन होगा। और ये कहता है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बात क्लियर है क्या?
तो यहाँ तक की कहानी। तो ये कहता है कि देखो हेनरी कैवेंडिश ने एक लॉ दिया था कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो प्लस प्लस के बीच में अट्रैक्शन, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन, माइनस माइनस के बीच में भी रिपल्सन, और प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे की कहानी पर। अगला, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, चार्ज की एक नेचर होती है कि वो ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि देखो, यहाँ पर कहता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी, ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, इक्वल टू एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ all charge present between them, present in it, जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। इसमें हम एक सवाल को ले लेते हैं। देखो बेटा, ये मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर +20 माइक्रो कूलम चार्ज जनरेट है, यहाँ पर माइनस का 2 माइक्रो कूलम चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पर प्लस का 7 माइक्रो कूलम चार्ज प्रेजेंट है, और यहाँ पर माइनस का 10 माइक्रो कूलम चार्ज प्रेजेंट है। अब ये कहता है कि फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रेजेंट ऑन बॉडी। क्या कह रहा है, फाइंड टोटल वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन बॉडी, इस बॉडी पर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर कहता है कि देखो Q इक्वल टू क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, +20 माइक्रो कूलम, फिर +7 माइक्रो कूलम, फिर -2 माइक्रो कूलम, फिर -10 माइक्रो कूलम। तो इसका मतलब हो गया प्लस का 27 माइक्रो कूलम, माइनस का कितना हो गया 12 माइक्रो कूलम। अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो +15 माइक्रो कूलम इसका क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। एक बात यहाँ पर फिर ध्यान रखनी है, और वो क्या है, देखिए ध्यान से, एक बात यहाँ पर ध्यान रख लेना, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। एक बात यहाँ पर ध्यान रख लेना कि जब भी चार्ज को ऐड करो तब चार्ज को हमेशा साइन के साथ यूज करें, हमेशा साइन के साथ यूज करें, हमेशा साइन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, हमेशा साइन के साथ यूज करेंगे, हमेशा साइन के साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी इसकी आ गई, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। देखिएगा, मैं कहता हूं कि मान लो इस क्वांटाइज ऑफ चार्ज को समझना बेटा, कि मान लो मेरे पास 2 बॉडी हैं। मान लो मेरे पास कितनी बॉडी हैं बेटा, मान लो मेरे पास 2 बॉडी हैं। एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, 2 बॉडी है मेरे पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है इस बॉडी से इस बॉडी में, ए बॉडी से बी बॉडी में चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि जब व्हेन, अपन ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए क्वांटाइज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज।
इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब समझिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body a fixed amount of electric charge is transferable। फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो इसका मतलब सो वी कैन से चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, या कहता है कि वी कैन से चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो किसी फंडामेंटल जो चार्ज होता है उसका इंटीजर मल्टीपल होता है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस एन ई। इस बात को समझना, ये पहले भी हम यूज कर चुके हैं। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो देखो यहाँ पर n क्या है, n है इंटीजर, इसमें डेसिमल नंबर का इस्तेमाल नहीं होगा। n इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। E क्या है, E है फंडामेंटल चार्ज। E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। E क्या है बेटा, फंडामेंटल चार्ज है। हम क्या कह सकते हैं इसको, चार्ज प्रेजेंट ऑन क्या लिखेंगे, चार्ज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, कुछ बातें और देखते हैं इसके बारे में, तो यहां पर कहता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फर्स्टली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फर्स्टली described by Michael Faraday on the basis of laws of
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 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 ठीक है। प्रैक्टिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज प्रैक्टिकली proved by Millikan, oil drop method, oil drop मेथड, ऑयल ड्रॉप मेथड। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट कहानी और देखो क्या कह रहा है। इस बात को समझना बेटा, इस बात को भी समझना, इस बात को समझना क्या कह रहा है। देखिएगा, चार्ज क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो क्वांटा होता है उसका वैल्यू होता है E, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वांटा ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्वांटा क्या है, एनर्जी का क्वांटा क्या है, तो एनर्जी का क्वांटा है एच न्यू, और ये होता है एस सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटा होता है एच अपॉन 2 पाई, और एच अपॉन 2 पाई को अपन क्या लिख सकते हैं, एच कट, ठीक है। और क्वांटा ऑफ मास, क्वांटा ऑफ मास, अब क्वांटा ऑफ मास जो है नॉट डिस्क्राइब्ड, अभी तक इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो नॉट डिस्क्राइब्ड। क्या मास का क्वांटा होता है, नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटा होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटा क्या है, ई है। क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या है, एच न्यू है। क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, एच अपॉन 2 पाई है। और क्वांटा ऑफ मास जो है वो क्या है, नॉट डिस्क्राइब, इसको अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड, तो ये जो लॉ था यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज किसने दिया, चार्ज गिवन बाय बोलो फ्रैंकलिन, साइंटिस्ट का नाम क्या है, फ्रैंकलिन ने दिया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या कहता है, ये लॉ क्या कह रहा है इसको देखें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हम यहां पर कह देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ isolated system is always conserved, always conserved, always conserved. Electric charge, it means electric charge not be generated
not be created or and neither be destroyed. It is transfer from one body to another body, not be created or neither be destroyed. तो इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो ये आपका इसका मतलब हुआ। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट बी क्रिएटेड और नाइदर बी डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको आप नोट कर लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट कहानी क्या है कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन of electric charge always truth in nature. It is applicable for all natural ऑल रिएक्शंस कर देता हूँ, ऑल रिएक्शंस, यानी ये जो नियम है ये सभी रिएक्शंस पर क्या होगा, अप्लाई होगा बेटा। और ये हमेशा सत्य है, ये कभी गलत नहीं है, इसका कोई डिमेरिट नहीं है। तो चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो ये कहता है कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हो जाएगा। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मीनिंग हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड्स ऑफ बॉडी बट मास लेंथ टाइम आर डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ बॉडी। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि Q रेस्ट इक्वल टू Q मोशन। दोनों कंडीशन के अंदर चार्ज का जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और इस इफेक्ट को हम कहते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसको इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहेंगे। और इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। जो आपका रेस्ट में जो चार्ज होगा वही उसके मोशन की कंडीशन में चार्ज रहेगा। नेक्स्ट आता है चार्ज एंड मास ऑफ सम एलिमेंट्स। चार्ज और मास ऑफ सम एलिमेंट्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस का 1.6 इंटू
10⁻⁻⁹ कूलाम। तो जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और ये जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और जो प्रोटॉन का होता है वो 1.673 इंटू 10⁻27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg होता है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ताकि आगे आप जैसे जैसे न्यूमेरिकल आते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे आपको इनका यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम मैटर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी मैटर हैं उनको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैटर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। नंबर 1 जो होगा वो होगा आपका कंडक्टर, नंबर 1 जो होगा वो होगा आपका कंडक्टर, नंबर 1 है आपका कंडक्टर। और नंबर 2 जो हो जाएगा, नंबर 2 होगा वो आपका इंसुलेटर होगा बेटा। नंबर 2 क्या होगा, इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर होगा। अब यहाँ पर क्या कहता है, कंडक्टर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। कंडक्टर वो हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉट प्रेजेंट। अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनको अपन क्या कह रहे हैं, इंसुलेटर कह रहे हैं। जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या बनेगा, एग्जाम्पल्स आपका मेटल्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर की सीरीज में आते हैं। इंसुलेटर के अंदर आपका हो जाएगा वुड हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो वुड, ग्लास एक्सेट्रा इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो आ जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द कंडक्टर, सेकंड इज द इंसुलेटर। से कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है और इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, उसको अपन क्या कह सकते हैं, उसको अपन कहते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी वो इजीली पास आउट नहीं होती है, उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, इंसुलेटर कहेंगे। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बाद नेक्स्ट कहानी जो आती है वो आती है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो अब ये हम यहाँ पर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कहानी पुरानी वाली आ गई कि यहाँ पर हिस्ट्री वाला ये पार्ट आ गया है कि चार्ज कहाँ से आया और कैसे ये जनरेट हुआ। तो सबसे पहले बात क्या आई थी, सबसे पहले बात आई कि फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी produced by friction is called friction electricity is called friction electricity उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, तो थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दो थ्योरी प्रचलन के अंदर है। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की में दो थ्योरी प्रचलन के अंदर है। एक है ओल्ड थ्योरी और दूसरी है मॉडर्न थ्योरी। ओल्ड थ्योरी है और दूसरी कौन सी है, मॉडर्न थ्योरी है। अब यहाँ पर ओल्ड थ्योरी क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा एक जगह है
पुरानी थ्योरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, फर्स्ट पेज पर लिखा है कि ग्रीस जो एक जगह है, ग्रीस में मिलेटस एक जगह है, मिलेटस मिलेटस एक जगह है, और उस मिलेटस के एक साइंटिस्ट थे थैलस, थैलस। और ये कहानी है बिफोर 600 बीसी, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 वर्ष पहले ग्रीस के एक साइंटिस्ट, ग्रीस में मिलेटस के एक साइंटिस्ट थे थैलस, उन्होंने कहा कि अंबर को हमने रगड़ दिया, अंबर इज रब्ड विद, अंबर इज रब्ड, अंबर इज रब्ड विद कॉटन क्लॉथ, अंबर इज रब्ड विद कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। अंबर को किससे रगड़ दिया? कॉटन क्लॉथ से रगड़ दिया। तो एम्बर, एम्बर अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, पेपर एंड सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स। आपने बचपन में ऐसा करके भी देखा होगा कि आपने एक अपना कॉम्ब लिया और कॉम्ब को हेयर से रब किया, रब करने के बाद जैसे ही हम लोग किसी पेपर पे ले जाएं या सैंड पार्टिकल के पास ले जाएं, तो सैंड पार्टिकल उस कॉम्ब के क्या हो जाता है? चिपक जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो वही कहानी है यहाँ पे। तो ये कहता है कि बिफोर 600 बीसी ग्रीस साइंटिस्ट मिलेटस साइंटिस्ट थैलस ने ये कहा कि एम्बर रब्ड विद कॉटन क्लॉथ, एम्बर अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड सैंड पार्टिकल। तो यानी कहने का मतलब जब अंबर को कॉटन क्लॉथ से रब किया गया तो अंबर में एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रोड्यूस हुई जो छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स और सैंड पार्टिकल को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसके बाद में आती है कहानी मॉडर्न थ्योरी की। मॉडर्न थ्योरी में क्या कहता है? तो मॉडर्न थ्योरी की कहानी समझते हैं। मॉडर्न थ्योरी में कहता है कि मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि मान लीजिए एक एटम है, मान लीजिए एक एटम है और ये एक दूसरे मटेरियल का एटम है। दोनों की कहानी को समझना बेटा, तो दोनों की कहानी को समझना। तो हम एक बात जानते हैं, हम एक बात जानते हैं कि इसके अंदर एक छोटा सा सेंटर होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अंदर भी एक छोटा सेंटर प्रेजेंट होता है जिसमें इसका सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसे भी हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होते हैं उनको अपन कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इनको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं भाई? उस ऑर्बिट को हम कहते हैं वैलेंसी, वैलेंसी ऑर्बिट। उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑर्बिट। अब यहाँ पर क्या होता है? व्हेन टू एटम, व्हेन टू मटेरियल रबिंग टू ईच अदर, व्हेन व्हेन टू मटेरियल्स, व्हेन टू मटेरियल्स rubbing to each other, rubbed each other, rubbed each other, each other, each other, तो क्या होगा? हीट इज प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस, हीट प्रोड्यूस, हीट क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन gain heat, gain its heat, gain this heat, gain this heat, gain this heat, and left his, and left his atoms, atom, left his atom. So this material, this material behave positive, material which gain this electron, which gain this electron, gain this electron,
it it becomes it becomes नेगेटिव। तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। मैं कहता हूं कि जब देखो ये क्या कहता है, कोई भी मटेरियल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक सेंटर में होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और यहाँ पर कहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसको बोलते हैं वैलेंसी ऑर्बिट। और वैलेंसी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जब दोनों को रब करेंगे, दोनों को आपस में रबिंग किया जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। जिस एटम का इलेक्ट्रॉन इस हीट को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। हीट को गेन करने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी मिली है और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम को लेफ्ट कर देगा। तो ये बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा तो दूसरा वाला जो एटम है वो इसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो फ्रिक्शन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना क्या कहलाता है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और यहाँ पर दो थ्योरी इसकी प्रचलन में है। एक ओल्ड थ्योरी जिसे हम कहते हैं क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी में अपन ने क्या पढ़ा कि बिफोर द 600 BC यहाँ पर कहता है कि मिलेटस के थैलस ने एक बात कही कि जब अंबर को कॉटन क्लॉथ से रब किया जाता है तो अंबर के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल और पीस ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। और यहीं से फ्रिक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी है, वहीं इलेक्ट्रिसिटी की जो ब्रांच है वो यहीं से स्टार्ट मानी जाती है। क्योंकि ग्रीक वर्ड के अंदर एम्बर को, ग्रीक भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर एम्बर का मीन होता है इलेक्ट्रम और यहीं से इलेक्ट्रॉन माना गया है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जो मॉडर्न थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी ये कहता है कि जितने भी मटेरियल है वो किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अपन क्या कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम वैलेंसी ऑर्बिट कहते हैं। और आउटर मोस्ट में जो वैलेंसी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे वैलेंसी ऑर्बिट कहते हैं। जब दो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जब दो मेटल्स को आपस में, दो मैटर को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जो बॉडी हीट प्रोड्यूस होगी, जो बॉडी का इलेक्ट्रॉन उस हीट को गेन कर लेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो बॉडी पॉजिटिव हो जाएगी। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको दूसरी बॉडी क्या कर लेगी, गेन कर लेगी और वो बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली हो जाएगी। लास्ट आता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को इवेंट किया था अब्राहम बेनेट ने। कौन से सन की बात है, 1787 के अंदर इसको डेवलप किया गया था। दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज द कंपैरेटिवली मोर सेंसिटिव देन पिच बॉल वन, इस कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल कंडक्टिंग रोड। इसके अंदर एक वर्टिकल कंडक्टिंग रोड होती है और ये मेटेलिक डिस्क होती है और यहाँ पर गोल्ड लीफ लगा हुआ है। इसको मेटेलिक डिस्क होती है बेटा, ये मेटेलिक डिस्क है, मेटेलिक डिस्क है और ये रोड होती है और इस पर गोल्ड लीफ लगी हुई होती है। अब क्या होता है, इसके अंदर काम कैसे करता है, सबसे पहले एक नॉन रोड को इसके पास ले आते हैं, सबसे पहले एक नॉन रोड को ले आते हैं। अब नॉन रोड वो होती है जिसपे प्रेजेंट चार्ज को, काम को पता होता है। तो जैसे इसको टच करते हैं तो ये जो प्लस चार्ज है वो यहाँ पर क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। इधर भी प्लस आ जाता है और इधर भी प्लस आ जाता है। दोनों पर प्लस चार्ज आने के कारण ये जो गोल्ड लीफ है ये क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं और इनके बीच में कैसा फोर्स लग जाता है, रिपल्सन फोर्स लग जाता है। फिर जिस रोड पर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है या जिस रोड पर हमें चार्ज को मेजर करना है, जिस रोड पर हमको चार्ज को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, नोन रोड को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और अननोन रोड को वहाँ पर क्या कर देते हैं, एक अननोन रोड को टच कर देते हैं। ये कौन सी रोड है, ये अननोन रोड है, हमें नहीं पता है कि इस पर क्या चार्ज है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके ऊपर हमने अननोन रोड को क्या कर दिया, टच कर दिया। जब अननोन रोड को हम टच करते हैं तो अननोन रोड को टच करेंगे तो या तो ये स्प्रेड, जो सेपरेशन है पहले से बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब सेम चार्ज प्रेजेंट है। अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो हम कहते हैं अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है और कोई इफेक्ट नहीं आता है तो हम ये कहते हैं कि
ये जो अननोन रोड है ये आपकी क्या है, न्यूट्रल है। तो ये कहानी यहाँ तक की थी। अब इसको पूरा आप आराम से लिख सकते हैं। और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये जो आगे की जो कहानियाँ कही गई हैं ये सारी इसके अंदर कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर एक मेटालिक डिस्क लगी हुई होती है, एक रॉड होती है, रोड के लोअर एंड पर 2 फॉइल्स होती हैं, ये एक ग्लास जार होता है, ठीक है, और इस पर एक इंसुलेटर कैप लगी हुई होती है। तो ये सारी की सारी कहानी है, इसके अंदर ये थ्योरी आपकी लिखी हुई है, आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्या है, तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक है। इसको पढ़िएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।